Hello everyone. So welcome back to another video of Syllabus Simplified. जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को शेड्यूल्ड है। यूपीएससी ने इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट ये अनऑफिशियल सोर्सेज से पता लगता है कि 30 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो अगर हम इस डेट को माने तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आपके पास 100 डेज़ हैं तो आपको एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो 100 डेज़ हैं इनको 3 फेज़ में कवर किया है। इस पे फर्स्ट फेज़ जो है वो आपका 60 डेज़ का रहेगा, नेक्स्ट फेज़ 20 डेज़ का, एंड द लास्ट फेज़ इज़ ऑल्सो ऑफ 20 डेज़। तो आप कैसे सिलेबस को कवर करना चाहिए एंड कैसे क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो एक बार सिलेबस कवर कर चुके हैं, जो कोर सिलेबस होता है हमारा जिसमें जीएस इंक्लूडेड होती है। जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं। और जो ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने वो स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा वो जिन्होंने अभी तक अपने कोर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, जैसे अगर आपका जीएस में भी कुछ पोर्शन पेंडिंग है या आप पहले कभी इस एग्ज़ाम साइकिल से नहीं गुजरे हैं, चाहे वो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो या फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, और अगर आप सोचते हैं कि आपका अभी जीएस भी कवर्ड नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और उनको डील करने के लिए स्टैंडर्ड सोर्स क्या होता है जो सब यूज़ करते हैं यूजुअली। और इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन, अगर आपके पास 100 डेज़ हैं तो अब आपको क्या फोकस करना चाहिए वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो देखो, सब फॉलो करते हैं एम लक्ष्मीकांत को, और उसके अलावा एनसीईआरटीज़ भी कुछ लोग पढ़ते हैं, जो कि एक तरह से आपका एनरिचमेंट का काम करती है जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास 100 डेज़ हैं तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए। तो आपको लक्ष्मीकांत के की चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जुडिशरी का टॉपिक हो गया, या फिर एग्जीक्यूटिव का टॉपिक हो गया, पार्लियामेंट का टॉपिक हो गया, मनी बिल, फाइनेंस बिल। इनके ऊपर तो यूपीएससी, ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप इस पे फोकस कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस इन सब पे आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है। और ये सेकेंड रिकमेंडेशन जो है, ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और वो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो आप इस तरह से इस एग्ज़ाम को टैकल कीजिए 100 डेज़ के लिए, एंड आई थिंक इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप का आपको पॉलिटी का समझ आया होगा कि पहले हमें लक्ष्मीकांत पे ही फोकस करना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोई और सोर्स यूज़ करते हैं, अगर आप कोई कोचिंग नोट्स यूज़ करते हैं या आपके अपने नोट्स हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना कि आपको अपना सोर्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ रहे हैं, या पहले से आप कोई एक सोर्स पे रिलाई कर चुके हैं, तो प्लीज़ अब आप उसको चेंज बिल्कुल मत करना। मुझे पता है कई सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि आप सुनेंगे कि एक्स पर्सन जो है वो कोई और सोर्स यूज़ कर रहा है, वाई पर्सन कोई और सोर्स यूज़ कर रहा है, और उस सोर्स से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो आपका भी मन करता है कि हाँ, हमें भी शायद ये बुक यूज़ करनी चाहिए। बट ये बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आप ऑलरेडी किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको चेंज मत करना। ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू इंडियन इकॉनमी। अब इंडियन इकॉनमी में कई लोग रमेश सिंह की बुक यूज़ करते हैं, कई लोग शंकर गणेश यूज़ करते हैं, कुछ लोग मृणाल भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मृणाल सर के नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं, कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड सोर्स है। अब आपको 100 डेज़ में क्या करना है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। ओके। जैसे कि वो की एरियाज जिससे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारा जीडीपी या फिर नेशनल इनकम का पोर्शन हो गया। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर सब ट्रेड वगैरह, एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज, ये सब हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके अलावा इन्फ्लेशन का टॉपिक हमारा कुछ टाइम से यूपीएससी बहुत फोकस कर रहा है मनी मार्केट पे, और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सब के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस कर रहा है यूपीएससी। बॉन्ड्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, और स्टॉक मार्केट में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो आपको फोकस इन पे रहना चाहिए फिलहाल के 100 डेज़ पे। ओके।
इसके बाद बात करते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की। अब ये सब्जेक्ट अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे रख सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को अब कवर करना, स्पेशली अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो मेरी राय में इसको अभी आप स्टार्ट मत करना। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो अलग बात है। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप यूजुअली आप देखते हैं लोग स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं या फिर एन ओल्ड एन यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं तो 100 डेज में आपको क्विक नोट्स बनाने हैं, या फिर आपके अगर ऑलरेडी बने हुए हैं वो आपको रिवाइज करने के लिए यूज़ करने हैं। की इवेंट्स पे आपको फोकस करना है, जैसे जैसे 1857 का रिवोल्ट और उसके बाद के इवेंट्स, एंड मोस्टली पोस्ट गांधीयन एरा, जब गांधी जी इंडिया में वापस आए थे उसके बाद जो भी इवेंट्स हुए, उनकी क्रोनोलॉजी, उनका रीजंस, उनके इफ़ेक्ट्स, ये सब आपको बिल्कुल फोकस पे रखना है अपना। ओके। इसके अलावा जितने भी मूवमेंट्स हुए थे और कौन कौन से लीडर्स उसमें एक्टिव थे, इस पे भी आपका फोकस रहना चाहिए। देन हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको स्पेसिफिकली ईपीएफओ के लिए पढ़ने थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अगर आप 11th-12th में कॉमर्स पढ़ के आ चुके हैं तो आपके लिए ये थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी रहेगा, क्योंकि आपको बस क्या करना है, बस आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है क्लास 11th एंड 12th की, या फिर उस टाइम पे आपने कोई और एक रेफरेंस बुक यूज़ करी होगी। जैसे आपने शायद उस टाइम पे टी एस ग्रेवाल सर की बुक आती है वो यूज़ करी होगी, या फिर डी के गोयल एक बुक आती है आपने ये यूज़ करी होगी। तो अगर आपने इनमें से पढ़ा है तो आपके पास शायद अपने नोट्स भी होंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं जिन्होंने पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं, जहां आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आप उससे एटलीस्ट अपना बेसिक जो है अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ओके, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो जब अकाउंट्स पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो इन टर्म्स को हमें पढ़ना पड़ता है। डेबिट, क्रेडिट, या फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ओके, एंड इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, और डिप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपने पहले से पढ़ी हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है, अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो मेरी राय रहेगी कि आप पहले इन टॉपिक्स को आप बहुत ब्रीफ में समझिए। आप बहुत बेसिक में पहले तो आप डेफिनेशन समझिए, अकाउंट्स का रोल क्या होता है, क्यों हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, ओके। और आप वहाँ से देखिए आप कितना आप उसमें कंफर्टेबल हैं, कितना आप डीप में जा सकते हैं 100 डेज में। क्योंकि आप इस टाइम अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें आप डीप में जाना चाहेंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारी ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ पूरा फुल कोर्स इन फ्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। हम ऑलरेडी आई थिंक 5 to 6 वीडियोस कवर कर चुके हैं, एंड आने वाले कुछ 25 to 30 वीडियोस में हम पूरा सब्जेक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे ऑन यूट्यूब, ओके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के लिए हम रेलेवेंट एक्ट्स को, हम उनके बेयर एक्ट्स पढ़ सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। उन लेक्चर से आपको रिवाइज़ करना भी ईजी रहेगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को 2x पे या फिर 1.75x पे, जिस स्पीड पे भी आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे बस आप उनको देख सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर जनरल साइंस। अब जैसे अकाउंटेंसी में हम बोल सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, सेम यहाँ पे जनरल साइंस में हम थोड़ा सा एज बोल सकते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को होता है। तो बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास 9th एंड 10th की एन पढ़ सकते हैं, ओके। एंड उसको एनरिच करने के लिए आप एक ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, उसमें बहुत बेसिक फैक्ट्स दिए होते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स होते हैं वो दिए होते हैं। तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले 100 डेज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ल्यूसेंट की जीके की बुक के पे ही फोकस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है,
ऑफ साइंस बुक्स। ओके, इसमें आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन दोनों क्लासेस की आपको समरी पढ़नी है एनसीईआरटी की। आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई पीडीएफ समरी बुक की किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको समरी मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर यूपीएससी में, ईपीएफओ एग्ज़ाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं एंड थोड़ा सा बेसिक के ऊपर लेवल क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अगर आपने कभी कंप्यूटर्स पढ़ा है ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट में, या फिर ट्वेल्थ में, 11 12 में कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, यही ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक जो हमने ऊपर बात करी, इसी को आपको लेना है एंड इसके अंदर आप कंप्यूटर वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू जो टॉपिक्स उसमें मेंशन है, ठीक है, वो टॉपिक्स को आपको सर्च करना है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, एंड वो पीवाईक्यूज़ के थ्रू आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, जो मेरा सजेशन रहेगा कि चाहे आपने पहले किया है या नहीं किया, ये दोनों केसेस में आपको यही फॉलो करना चाहिए। एक ल्यूसेंट की रीडिंग करनी है आपको, और उसके अलावा पीवाईक्यूज़ के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी पढ़ने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आप की स्कीम्स जो इस टाइम चल रही है, जो एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करना है मोस्टली वर्कर्स के लिए या फिर लेबर क्लास के लिए, कि उनके लिए क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं। ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा योजना मैगजीन में भी एक टॉपिक कवर्ड होता है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पूरा डिटेल में दिया होता है। अब आपके पास 100 डेज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको हमारी प्लेलिस्ट का वेट करना है। कुछ ही दिनों में जब इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तब मैं सोशल सिक्योरिटी के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा। कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियोज़ में वो टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाए। वहाँ पे आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं एंड उनके थ्रू अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप वीडियो को ही एज अ नोट, आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सोशल सिक्योरिटी भी हो गया। नेक्स्ट इज क्वांट। अब क्वांट में भी जिन लोगों ने सी सैट के लिए प्रिपेयर किया होगा या फिर सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो थोड़ा बहुत आपको क्वांट का आइडिया होगा। एंड यूजुअली इसके लिए लोग आर एस अग्रवाल सर की एक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, वो यूज़ करते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट में वीक हैं, आपने पहले क्वांट नहीं पढ़ा है या फिर आपको थोड़ा मैथ से डर लगता है, तो आप अभी 100 डेज़ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फिर से पीवाईक्यूज़ की तरफ जाइए। ओके, पीवाईक्यूज़ उठाइए, उसमें देखिए जो क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वांट के क्वेश्चंस आए हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, जैसे आपको मोस्टली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई टॉपिक होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं हमेशा। ओके, इसके अलावा थोड़े बहुत आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी आपको टॉपिक दिखता है पीवाईक्यूज़ में, आपको वो टॉपिक लेना है, उसको सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उन टॉपिक से प्रैक्टिस कर पाएँ, वो आपको करने हैं। ठीक है, उनके फार्मूलाज, कुछ शॉर्टकट्स, कोई ट्रिक हो, वो आपको एक बार ध्यान रखने हैं एंड जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको करने हैं। ओके, ये बात तो हो गई क्वांट की। नेक्स्ट इज़ आर जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश के लिए क्या होता है, लोग यूजुअली एसपी बख्शी सर की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसको यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मानते हैं कि आप थोड़ा इंग्लिश में वीक हैं, तो अभी आई डोंट थिंक कि आप पूरी बुक कवर कर पाएंगे। वैसे अगर आप इस बुक को पढ़ना भी चाहें, तो ये बहुत बहुत अच्छे से बुक बनी हुई है, बहुत बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट इसमें यूज्ड है। अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है कि आप 100 डेज़ में क्या कर सकते हैं, तो अगेन मेरा सजेशन रहेगा कि पीवाईक्यूज़ उठाइए। उसमें ग्रामर रूल्स आप देखिए कि कौन कौन से यूजुअली यूपीएससी जो है ग्रामर रूल्स पे फोकस करता है। जैसे प्रेपोजिशन पे फोकस रहता है, या फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं उन पे फोकस रहता है। ठीक है, इन सब पे आप फोकस कीजिए, ट्राई कीजिए वोकेबलरी को अपना स्ट्रॉन्ग करने की। उसके लिए काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, जैसे एक बुक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है वर्ड पावर मेड ईजी। ओके, एंड एक और बुक आती है जिसका नाम है इंस्टेंट वर्ड पावर। ये दोनों बुक्स आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी एंड बहुत इजी तरीके से
इन बुक्स में आपको दिया हुआ है कि आप कोई भी नए वर्ड्स कैसे सीख सकते हैं। अगर आप कुछ रूट वर्ड्स को सीख जाएं तो उसके थ्रू आप हंड्रेड्स ऑफ अदर वर्ड्स का मीनिंग बहुत आराम से जान सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक रहता है जो आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप इंस्टेंटली देखिए कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, उस वर्ड से रिलेटेड कोई और वर्ड है कि नहीं, या फिर वहाँ पे जो भी वर्ड दिया हुआ है जो आपको मुश्किल लग रहा है, उसके क्या सिनोनिम्स हैं, क्या एंटोनिम्स हैं, उस वर्ड को आप कैसे किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक तरीका होता है जिससे आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का आपको पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस पर वर्क करना है। ग्रामर के लिए आपको कोई ना कोई आप कोई कोर्स ले सकते हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई ग्रामर की बुक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एस बी बख्शी सर की बुक आती है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुक आपको स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी ग्रामर रूल्स पढ़ सकते हैं। और इन सबको सॉल्व करते टाइम आपका एक रेफरेंस क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए PYQs। ओके, तो आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक बेसिक समझ आया होगा कि आपको कैसे हर सब्जेक्ट को डील करना है, स्पेशली 100 डेज में आपको कैसे हर सब्जेक्ट को डील करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज़ 1 की। जैसा हमने देखा कि हमने सिलेबस को 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। एंड फर्स्ट फेज जो है आपका 60 डेज़ का है, जो आपको डे 1 से लेके 60 डेज़ तक इन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इस फेज़ में आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। आपको जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, आपको पूरे कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, मैंने उनमें सब में डेली के 4 to 5 आवर्स एलोकेट किए हैं। जैसे पॉलिटी अगर आप 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ें तो अप्रॉक्सीमेटली आप 8 to 10 डेज़ में पॉलिटी कवर कर सकते हैं। ओके, सेम विद इकोनॉमी एंड सेम विद हिस्ट्री। यहाँ हिस्ट्री में मैंने 2 डेज़ कम कम दिए हैं, क्योंकि इस टाइम आपका फोकस मॉडर्न इंडिया पे रहना चाहिए। अगर आप एंशंट पहले कर चुके हैं और अगर आप एंशंट में स्ट्रांग हैं, या फिर आप एंशंट कर सकते हैं, तो आप इसमें 2 डेज़ ऐड करके एंड उसमें एंशंट भी कवर कर सकते हैं। अगर आप 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ेंगे तो आप ये सब्जेक्ट ईजिली कवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 डेज़ यहाँ, 8 डेज़ यहाँ एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज़ यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वो 22 से लेके 25 डेज़ इन 3 सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ आर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आपको पहले के भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप कोई मंथली मैगज़ीन फॉलो करते हैं या फिर आप कोई ईयरली मैगज़ीन फॉलो करते हैं, तो आप उसको डेली 1 घंटा आपको देके उस करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। पिछले 1 साल की जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई लेबर रिलेटेड कोई भी लॉ बना है या कोई कोई न्यूज़ है, कोई स्कीम आई है, तो उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है किसी और कंट्री में भी, इंडिया में भी, उस पर आपको पर्टिकुलरली फोकस देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेबर लॉ। तो इसके अंदर आपको पहले तो यूट्यूब पे जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको अच्छे से देखना है, उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। जो जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ आप वो देख सकते हैं। एंड साथ में जब वो पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप 3 to 4 आवर्स पर डे में या फिर इससे कम में भी आप इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो, चाहे वेजेस के ऊपर हो या फिर EPF ESI और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आप इजीली आफ्टर द सीरीज एंड्स आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। अब इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब किया है। क्यों? क्योंकि इन इन टॉपिक्स में ऐसा है कि आप जितना आप पढ़ेंगे उससे आप थोड़ा स्ट्रांग होते जाएंगे। इस इन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप कोई टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे आप नए नए टॉपिक्स जानेंगे। आप क्वांट में देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना डीप जाते जाएंगे। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स जो है इसके ऊपर देना है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इन 2 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे आप उसको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद बारी आती है कंप्यूटर्स की। अब कंप्यूटर के अंदर आपको जो बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं PYQs में, उसके थ्रू आपको टॉपिक्स उठाने हैं एंड उन टॉपिक्स को आपको 3 से 4 घंटे डेली के आपको उसको पढ़ना है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड कुछ कॉमन शॉर्टकट्स, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले तक एक सीरीज़ जो है वो मैं इसके ऊपर डालूँ यूट्यूब पे,
जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे और आप उससे क्विकली एक रिवाइज कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। द लास्ट थिंग विच इज़ जनरल साइंस। अगेन इसके लिए जो 3 to 4 आवर्स आप दे सकते हैं फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। आप इसमें जैसे मैंने बताया था एनसीईआरटी की समरीज जो होती हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं अब देखो यहाँ पे मैंने बताया पहले 25 डेज आपको इन पे फोकस करना है। ओके, आफ्टर 25 डेज जब कंप्लीट हो जाए तो आपको 1 डे रिवीजन के लिए रखना है, जिसमें आपको ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो दोबारा रिवाइज करने हैं और आपको बहुत क्विकली रिवाइज करना है पूरा का पूरा सिलेबस। ओके, करंट अफेयर्स जो है वो तो आपका डेली 1 से लेके 16 डेज जितने भी दिन हम बात कर रहे हैं पूरा आपको उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जब आपके ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इन टॉपिक्स पे आना है। 7 डेज आपको देने हैं लेबर लॉस को। इंग्लिश क्वांट रीजनिंग अगेन आपको ये कंटिन्यू रखना है आफ्टर 25 डेज, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 26 से लेकर 60 डेज तक आपको इसको फॉलो करना है। देन कंप्यूटर्स को आपको पढ़ना है एंड जनरल साइंस। तो ये सब आप करेंगे तो आपका 60 डेज में आप एक बार एटलीस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, अब इसमें आपको फोकस क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ 100 डेज बचे हैं, अगर आप एक बार जी जान लगा के 100 डेज आप इसमें कर पाओ, ठीक है, भले ही आप दिन में 2 घंटा दो 4 घंटा दो, जितना आप अपना फोकस कर सकते हो उतना आप पढ़ो, लेकिन कोई भी दिन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडली आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी चीज़ रटने का ट्राई मत करना। जो आपको टॉपिक ना समझ आए आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे। ओके, या कोई भी ऐसा टूल जो आप यूज़ करना चाहें, कोई भी एआई टूल से आप उस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आप अगर नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पहले से नोट्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपको अब नोट्स बनाने भी हैं तो आपको बहुत ही कंसाइज बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप उसको बहुत आराम से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। आपको वही सोर्स यूज़ करना है जो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। प्लीज़ कोई और सोर्स अब इस टाइम न्यू कोई सोर्स उसको ट्राई मत करना, ठीक है। उसके अलावा एक्टिव रिकॉल को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एंड हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव रिकॉल को। हम कैसे कोई भी टॉपिक को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको इंश्योर करें कि वो हमें याद रहे, इसको हम एक बार देखेंगे। पीवाईक्यू ट्रेंड्स आपको ऑब्वियसली आप पीवाईक्यू के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। आपको पीवाईक्यूज को एज अ गाइड एज अ बाइबल अपनी यूज़ करना है कि आपको पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। ओके, एंड ये सब करने के साथ साथ आप प्लीज़ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना। आपकी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। ओके, आपको दिन में कम से कम 3 to 4 लीटर्स पानी पीना ही पीना है। उसके अलावा आप हेल्दी खाएं, आप एक्सरसाइज करें, ये आपको फोकस रखना है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप इजीली कोई भी टॉपिक कवर कर पा रहे हैं, आप इजीली जो है वो आप फोकस कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, आप कंसंट्रेशन पावर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फेज़ 2। अब फेज़ 2 में आपको क्या करना है, जो हमने फेज़ 1 में कवर किया उन सबको एक बार दोबारा रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ रिवाइज करना है। एंड इस बार आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको उन उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक्टिविटी ब्रेकडाउन है, ये दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल मैंने दोनों को इंपॉर्टेंस दी है। ये दोनों क्या हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़े जाए तो बिना पीवाईक्यू के आप कोई भी टॉपिक करें तो ये आपके लिए ही काउंटर इंट्यूटिव बन जाएगा। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पीवाईक्यूज़ को एज अ गाइड आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसमें आप देखें कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आए हैं पहले। ओके, यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस करता है, कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से फैक्ट्स को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ये सब आप तभी देख पाएंगे जब आप पीवाईक्यूज़ को साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो सेकंड फेज़ में आपको रिवीजन बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो फर्स्ट फेज़ की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सेकंड फेज़ में आपको पीवाईक्यूज़ पे और फोकस करना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आप अपनी स्पीड भी बना पाएँ। अगर आप जैसे पीवाईक्यू पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये आपको सेकंड फेज़ में इस बात पर ध्यान रखना है। नो थर्ड फेज़ इज़ अबाउट फाइनल टचेस। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 से 4 मॉक देने हैं फुल लेंथ के। आपको मार्केट में आराम से किसी ना किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन हम
साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अब सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको उन मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि कहाँ आपकी मिस्टेक थी। अगर कोई नया टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको उस टॉपिक को बहुत ब्रीफली एक बार ग्लांस कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपसे मिस हुआ है। ठीक है, एंड जो आप पी वाई को सॉल्व भी करेंगे या जो आप मॉक सॉल्व करेंगे, तो आपको वो एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में ही सॉल्व करना है। आपको पूरा अपने सामने क्लॉक रखनी है एंड 2 आवर्स का एक टाइमर लगाना है, एंड टाइमर को फॉलो करके ही आपको ये मॉक देना है। आपको देखना है कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको उस पर वर्क करना है कि टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। ओके, एंड प्लीज़ काम रहिएगा, एंड आपको पॉजिटिव रहना है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ मॉक्स में, तो आपको उस बात से घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो आपने भी नहीं पढ़ा हुआ वो किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। ओके, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है कि जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, वो आपको एग्ज़ाम में क्लियर करने में बहुत आसानी से हेल्प करेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा काम माइंड से एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा इजीली आप जो है वो कोई नए क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद तो आपको पता ही है, फाइनल डे 30 नवंबर जैसा एक्सपेक्टेड है। उस दिन हम होप करेंगे कि सब कुछ अच्छा जाए। जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अगर आपने वो डेडिकेटेडली और फुल हार्टेडली आपने पढ़ाई करी है, तो आई होप आपको उसका रिजल्ट, आई एम श्योर आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कोई सब्जेक्ट पे आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस सब्जेक्ट पे एक लेक्चर सीरीज़ बना पाऊँ। अगर नहीं बना पाऊँ तो मैं आप गाइड ज़रूर करूँगा कि आप कौन से लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।